साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो न्यूज़ टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA ने सरकारी योजनाओं में फोर्टिफाइड चावल के वितरण को मंजूरी दी है। देखिए, मंत्रिमंडलीय समिति CCEA ने वर्ष 2024 तक, तो ध्यान रखिएगा 2024 तक चरणबद्ध तरीके से सरकार द्वारा संचालित खाद्य योजनाओं में फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति को मंजूरी दी है। यह कदम सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पोषण की कमी की समस्या से निपटने पर लक्षित है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अर्थात TPDS के माध्यम से फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति निम्नलिखित योजनाओं के तहत की जाएगी। पहला, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA, समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS, प्रधानमंत्री पोषण योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाएं OWS। चावल के फोर्टिफिकेशन का पूरा खर्चा जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा और इस योजना का पूर्ण क्रियान्वयन जो है निम्नलिखित 3 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण के तहत मार्च 2022 तक पूरे भारत में ICDS अर्थात समेकित बाल विकास सेवाएं और प्रधानमंत्री पोषण योजना को कवर करना है। इसका पहले से क्रियान्वयन किया जा रहा है। वहीं चरण 2 में क्या होगा, इस चरण को मार्च 2023 तक पूरा किया जाना है, चरण 2 को। इसके तहत चरण 1 की योजनाओं के साथ साथ TPDS अर्थात टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और OWS अर्थात अदर वेलफेयर स्कीम्स का सभी आकांक्षी स्पेशनल जो डिस्ट्रिक्ट हैं एवं ठिगनेपन के अत्यधिक मामलों वाले जिलों, कुल 291 ऐसे जिले चिन्हित किए गए हैं, इनमें कार्यान्वयन किया जाएगा। तीसरे चरण के तहत उपर्युक्त जो चरण 2 है, इसके साथ साथ मार्च 2024 तक देश के शेष जिलों को इसके तहत कवर किया जाएगा। चावल का फोर्टिफिकेशन पोषण आहार की आवश्यकता में सुधार पर लक्षित है। यह खाद्य जो है साधारण चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों को मिश्रित करने की प्रक्रिया है। आमतौर पर आयरन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड जैसे पोषक तत्वों का समावेश किया जाता है। चावल फोर्टिफिकेशन के लाभ क्या हैं? तो अल्प पोषित और सुभेद आबादी के पोषण स्तर को बढ़ाने में मदद मिलेगी तथा रक्त की कमी अर्थात एनीमिया से निपटा जा सकेगा। साथ ही यह लागत प्रभावी भी है और गर्भावस्था के दौरान बच्चे के विकास में सहायक है। अब यहाँ समझते हैं कि ये जो चावल का फोर्टिफिकेशन होगा किस तकनीक से होगा, तो ये एक्सट्रूजन तकनीक के माध्यम से इसका किया जाएगा। अब एक्सट्रूजन तकनीक में होता क्या है, तो देखिए भारत में चावल को एक्सट्रूजन तकनीक का उपयोग करके फोर्टिफाइड किया जाता है। इस तकनीक में पिसे हुए चावल को चूर्णित किया जाता है, पीस दिया जाता है और इसमें विटामिन और खनिजों वाले पूर्व मिश्रण के साथ मिलाया जाता है। इस मिश्रण से एक एक्सट्रूडर मशीन का उपयोग करके फोर्टिफाइड चावल के दाने तैयार किए जाते हैं। अब फोर्टिफाइड चावल के दानों को पारंपरिक चावल में 1:50 से लेकर के 1:200 के अनुपात में मिलाया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप फोर्टिफाइड चावल सुगंध, स्वाद और बनावट में पारंपरिक चावल के लगभग समान हो जाते हैं। आगे बात करते हैं ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल की ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022 के संबंध में। तो इस रिपोर्ट में तेजी से आपस में जुड़ रहे विश्व में पवन ऊर्जा की क्षमता को बढ़ाने के समक्ष आ रही सभी चुनौतियों का परीक्षण किया गया है। इन चुनौतियों में आपूर्ति श्रृंखला संबंधी भू राजनीति, सामाजिक प्रभाव, दुष्प्रचार, साइबर सुरक्षा और क्रिप्टो करेंसी आदि शामिल हैं। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल पवन ऊर्जा उद्योग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन है। इस रिपोर्ट के जो मुख्य निष्कर्ष हैं उनमें है, वर्ष 2021 में वैश्विक स्तर पर ग्लोबल विंड इंडस्ट्री ने 94 गीगावाट की पवन ऊर्जा क्षमता को जोड़ा था। यह वर्ष 2020 की रिकॉर्ड वृद्धि से केवल 1.8% कम थी। वहीं तटीय पवन ऊर्जा बाजार तथा पवन ऊर्जा बाजार द्वारा वैश्विक स्तर पर 72.5 गीगावाट की क्षमता को जोड़ा गया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 18% कम है। इसका कारण चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विश्व के 2 सबसे बड़े पवन ऊर्जा बाजारों में गिरावट थी। ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित रखने के लिए वर्ष 2030 तक वैश्विक या वार्षिक पवन ऊर्जा संस्थापन को 4 गुना बढ़ाने की आवश्यकता है। वहीं यदि भारत के पवन ऊर्जा क्षेत्र के बारे में बात करें तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने अनुमान लगाया है कि वर्ष 2030 तक 140 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता की आवश्यकता होगी तथा अपतटीय पवन ऊर्जा से 30 गीगावाट का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस 140 में भारत में जनवरी 2022 तक पवन ऊर्जा की संस्थापित क्षमता जो है ये आपकी 40.1 गीगावाट थी। इस मामले में भारत वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर है। वर्तमान में भारत में अक्षय ऊर्जा उत्पादन में पवन ऊर्जा का योगदान जो है वो 10.2% है। मतलब जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसमें 10.2% योगदान पवन ऊर्जा का है।
विश्व बैंक ने भारत के तटीय क्षेत्र में 174 गीगावाट स्थिर और तैरती अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता का मानचित्रण किया है। सर्वाधिक पवन ऊर्जा संसाधन तमिलनाडु के अपतटीय क्षेत्र में मौजूद हैं। ठीक है, मौजूद है, अभी उनका उपभोग नहीं हो रहा है। गुजरात के अपतटीय क्षेत्र में बेहतर पवन ऊर्जा संसाधन उपलब्ध हैं। वहीं मिश्रित वित्त और ग्रीन मसाला बॉन्ड जैसी अभिनव वित्त पोषण व्यवस्था अपनाई गई है। इससे अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वित्त की उपलब्धता को बढ़ावा मिलने की संभावना है। यहाँ आप देखें तो जो क्षमता है सर्वाधिक किसकी है वर्तमान में, वो गुजरात की है। दूसरे नंबर पे राजस्थान आता है, तीसरे पे कर्नाटक आता है, चौथे पे महाराष्ट्र, पांचवें पे आंध्र प्रदेश, छठे पे तमिलनाडु है, सातवें पे मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। इंडोनेशिया ने पाम ऑयल निर्यात को सख्त किया है, इससे वैश्विक आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। तो देखिए, इंडोनेशिया विश्व में पाम ऑयल का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। ठीक है, सबसे बड़ा उत्पादक भी है और निर्यातक भी है। वर्तमान में यह घरेलू स्तर पर उत्पादन में कमी का सामना कर रहा है। इस कारण से मूल्य नियंत्रण के अलावा निर्यात पर भी अंकुश लगाया जा रहा है। इंडोनेशिया में पाम ऑयल संकट हेतु जो उत्तरदायी कारण, उन कारणों की बात करें तो सूरजमुखी और सोयाबीन जैसे अन्य प्रकार के खाद्य तेलों की आपूर्ति में बाधा आई है। सूरजमुखी के आपूर्ति में बाधा का एक रीज़न ये भी है कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, चूँकि ये दोनों ही काफ़ी बड़ी मात्रा में सूरजमुखी का उत्पादन करते हैं। यह बाधा मानव जनित के साथ साथ प्राकृतिक कारणों से भी है। दूसरा, दक्षिण अमेरिका में शुष्क मौसम के कारण सोयाबीन तेल आपूर्ति संकट का सामना कर रहा है, जो दक्षिण अमेरिका है। जैव ईंधन के रूप में पाम ऑयल का उपयोग किया जा रहा है। वर्ष 2020 में या 20 से इंडोनेशिया ने डीजल के साथ पाम ऑयल का 30% मिश्रण अनिवार्य कर दिया है। ऐसा जीवाश्म ईंधन में आयात को कम करने की योजना के तहत किया गया है। भारत विश्व में वनस्पति तेल का सबसे बड़ा आयातक है। भारत प्रतिवर्ष 14 से 15 मिलियन टन वनस्पति तेल का आयात करता है। इसमें पाम ऑयल का हिस्सा 8 से 9 मिलियन टन है। जो 14 से 15 मिलियन टन हम वनस्पति तेल आयात करते हैं, उसमें से अकेले 8 से 9 मिलियन टन जो है वो पाम ऑयल का हिस्सा होता है। इंडोनेशिया पाम ऑयल का भारत का शीर्ष आपूर्ति करता रहा है। हालांकि अब इसे इंडोनेशिया से कम आपूर्ति प्राप्त होगी। इस कारण से भारत को मलेशिया से अधिक पाम ऑयल आयात करना पड़ सकता है। कुछ समय पहले भारत ने मलेशिया से पाम ऑयल का जो अपना आयात था उसको कम कर दिया था। पाम ऑयल एक खाद्य वनस्पति तेल है। यह तेल पाम वृक्ष के फल से प्राप्त होता है। यह अधिक उपज वाली फसल है। यह किसी भी अन्य समान वनस्पति तेल फसल की तुलना में प्रति भू क्षेत्र में अधिक तेल का उत्पादन करती है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पूरे विश्व में वनस्पति तेलों का उत्पादन करने के लिए उपयोग की गई जो भूमि है, उसमें से केवल 6% से कम भूमि पर ये पाम वृक्ष लगाए जाते हैं। परंतु विश्व में वनस्पति तेल की मांग की जो 40% की पूर्ति है वो इसी से होती है, पाम ऑयल से। पाम ऑयल विश्व के सबसे अधिक जैव विविधता वाले वनों की कटाई का भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है। आगे बात करते हैं। डीआरडीओ ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट SFDR तकनीक का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। SFDR अर्थात सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट एक मिसाइल प्रणोदन प्रणाली है। इसमें एक कम धुएं वाला नोजल लेस मिसाइल बूस्टर होता है। इसके साथ ही एक थ्रस्ट मॉड्यूलेटेड डक्टेड रॉकेट भी होता है। इसमें ठोस ईंधन वाले एयर ब्रीथिंग रैमजेट इंजन का उपयोग किया गया है। ठोस प्रणोदक रॉकेट के विपरीत रैमजेट जो होता है ये उड़ान के दौरान वायुमंडल से ऑक्सीजन लेता है। इस प्रकार यह वजन में हल्का होता है और अपने साथ अधिक ईंधन ले जा सकता है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के अनुसार SFDR प्रणाली या आधारित प्रणोदन द्वारा कोई मिसाइल सुपरसोनिक गति से बहुत लंबी दूरी पर हवाई खतरों को इंटरसेप्ट कर सकती है। SFDR लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को विकसित करने में मदद करता है। रैमजेट की बात करें तो रैमजेट एक प्रकार का एयर ब्रीथिंग जेट इंजन है जो हवा से मतलब अपने लिए ईंधन लेता है या ऑक्सीजन लेता है। यह बिना घूमने वाले कंप्रेसर का उपयोग करके सामने से आ रही हवा को दहन के लिए संपीड़ित करने हेतु यान के फॉरवर्ड मोशन का उपयोग करता है। रैमजेट जो है ये रैमजेट सुपरसोनिक गति अर्थात लगभग मैक 3 का मतलब ध्वनि की गति से 3 गुना अधिक स्पीड से जब चलेगा तो ये मैक 3 कहलाएगा। 1 गुना से तो मैक 1 हो जाएगा, पर सबसे अधिक कुशलता से कार्य करता है। उल्लेखनीय है कि यह मैक 6 की गति तक कार्य कर सकता है, परंतु सबसे अधिक बेहतर कार्य मैक 3 पर करता है। हालांकि रैमजेट की दक्षता जो है ये हाइपरसोनिक गति पर कम होने लगती है। मतलब सुपरसोनिक गति पर तो सही है, परंतु हाइपरसोनिक गति पर ये इसकी दक्षता में कमी आती है। अन्य प्रकार की एयर ब्रीथिंग प्रणालियों की बात करें तो इसमें पहला आता है स्क्रैमजेट। इसका पूरा नाम है सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट।
इंजन। यह रैमजेट इंजन का एक सुधरा हुआ रूप है, ठीक है, या कह सकते हैं मॉडिफाइड फॉर्म है। यह हाइपरसोनिक गति पर कुशलतापूर्वक संचालित होता है। इसमें सुपरसोनिक दहन की दक्षता भी है, दहन की क्षमता भी। देखिए, जो रैमजेट था वो सुपरसोनिक पर बेहतर कार्य करता था, हाइपरसोनिक पर उसकी दक्षता कम होती थी, परंतु जो उसका सुधरा हुआ रूप स्क्रैमजेट है ये हाइपरसोनिक गति पर कुशलतापूर्वक संचालित होता है। वहीं दूसरा है डुअल मोड रैमजेट की बात करें तो यह एक प्रकार का जेट इंजन है। इसमें एक रैमजेट मैक 4 से लेकर 8 की रेंज पर एक स्क्रैमजेट में रूपांतरित हो जाता है। इसका अर्थ है कि यह सबसोनिक और सुपरसोनिक दहनशील मोड दोनों में कुशलता से परिचालन कर सकता है। आगे बात करते हैं, उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि संसद गैर सरकारी संगठनों अर्थात एनजीओ को विदेशी अंशदान प्राप्त करने से रोक सकती है। न्यायालय ने कहा है कि किसी को भी विदेशी अंशदान प्राप्त करने का मौलिक या पूर्ण अधिकार नहीं है। न्यायालय ने विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA 2010 में संशोधन को भी उचित घोषित किया है। न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियां भी की हैं। पहला, एक संप्रभु लोकतांत्रिक राष्ट्र इस आधार पर विदेशी अंशदान स्वीकार करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के लिए स्वतंत्र है कि यह अंशदान राष्ट्र की संवैधानिक नैतिकता को कमजोर कर रहा है। दूसरा, विदेशी अंशदान का देश की सामाजिक आर्थिक संरचना और राजनीतिक मामले पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। तीसरा, विदेशी सहायता का अर्थ एक विदेशी अंशदानदाता की उपस्थिति से भी है जो देश की नीतियों को प्रभावित कर सकता है। चौथा, विदेशी अंशदान राजनीतिक विचारधारा को प्रभावित कर सकता है, इस कारण इसे न्यूनतम स्तर पर होना चाहिए। इससे पहले संसद ने FCRA 2010 में संशोधन किया था। यह व्यक्तियों, संगठनों और कंपनियों द्वारा विदेशी अंशदान की स्वीकृति एवं उपयोग को विनियमित करता है। FCRA में जो हाल ही में संशोधन किए हैं वो क्या हैं? इसमें जो पहला संशोधन है वो है कि पंजीकरण के लिए गैर सरकारी संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा आधार संख्या प्रस्तुत करना अनिवार्य है। वहीं सभी विदेशी अंशदान नई दिल्ली स्थित भारतीय स्टेट बैंक SBI की मुख्य शाखा में खोले गए बैंक खाते में ही प्राप्त किए जाएंगे, अन्य कहीं और नहीं। तीसरा, कुछ व्यक्तियों को किसी भी प्रकार के विदेशी अंशदान को स्वीकार करने की मनाही है। ऐसे व्यक्ति निम्नलिखित हैं, जैसे कि चुनावी प्रत्याशी नहीं ले सकता है, वहीं किसी समाचार पत्र के संपादक या प्रकाशक, न्यायाधीश, सरकारी कर्मचारी, किसी भी विधायिका के सदस्य, राजनीतिक दल इत्यादि ये विदेशी अंशदान प्राप्त करने के लिए अर्हत नहीं हैं। आगे बात करते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने स्थायी जमा सुविधा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी SDF शुरू करने की घोषणा की है। देखिए, RBI ने नई मौद्रिक नीति के तहत स्थायी जमा सुविधा SDF की शुरुआती घोषणा की है। SDF बैंकिंग प्रणाली से अधिशेष तरलता या जमा को कम करने के लिए एक बुनियादी उपाय होगा। इससे पहले कोविड महामारी के दौरान तरलता उपायों की घोषणा की गई थी, मतलब तरलता बढ़ाने पर जोर था। RBI ने अर्थव्यवस्था में कई अन्य साधनों से तरलता का समावेश किया था। इन कारणों से भारतीय अर्थव्यवस्था में अधिशेष तरलता की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो गई। अब इस तरलता को कम करना है, उसी के लिए स्थायी जमा सुविधा को लाया गया है। जब तरलता अधिशेष में हो, जैसा कि अभी है, तब RBI रिवर्स रेपो उपाय के माध्यम से तरलता को कम करता है। मतलब बैंकों से जो है डिपॉजिट लेता है और उन्हें जो है उसके बदले में रिवर्स रेपो देता है, ठीक है, अर्थात प्रतिभूतियां जारी करता है। देखिए, हालांकि रिवर्स रेपो का तरीका जमानती या कोलेटरलाइज्ड विकल्प है, इसलिए जब कोई बैंक अपना धन RBI के पास रखता है तब उसे इसके बदले में RBI से प्रतिभूतियां अर्थात सिक्योरिटीज प्राप्त होती हैं। हालांकि अभी अर्थव्यवस्था में बड़ी मात्रा में अधिशेष तरलता है, परंतु RBI के पास बैंकों को देने के लिए उतनी अधिक प्रतिभूतियां नहीं हैं। इसलिए सरकार ने SDF को गैर जमानती उपाय के रूप में शुरू किया है। इसलिए RBI अब प्रतिभूतियों को दिए बिना अधिशेष तरलता को कम कर सकता है। SDF उपाय को वर्ष 2018 में RBI अधिनियम में संशोधन के माध्यम से लाया गया था, ठीक है, और यह उर्जित पटेल समिति की सिफारिशों पर आधारित है। यह उपाय RBI को जमानत दिए बिना वाणिज्यिक बैंकों से तरलता प्राप्त करने की अनुमति देता है। SDF दर तरलता समायोजन सुविधा अर्थात लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF कॉरिडोर के लिए नई न्यूनतम दर फ्लोर रेट होगी। यह निश्चित दर रिवर्स रेपो की जगह लेगी। SDF दर जो है रेट जो है ये रिवर्स रेपो है उसकी जगह लेगी। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF एक मौद्रिक नीति उपाय है। यह बैंकों को पुनर्खरीद समझौतों या रेपो के माध्यम से धन उधार लेने की अनुमति देता है, ठीक है। LAF में अर्थात तरलता समायोजन सुविधा में हिस्सा लेने वाले सभी प्रतिभागी SDF योजना में भाग लेने के पात्र होंगे। अब कुछ शब्दावली की बात करें, जैसे कि रेपो दर और रिवर्स रेपो दर क्या होता है। तो रेपो दर वह ब्याज दर है जिसे RBI उधार लेने वाले वाणिज्यिक बैंकों से प्राप्त करता है।
और रिवर्स रेपो दर क्या है? वह ब्याज दर जिसका आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को भुगतान करता है जब ये बैंक आरबीआई में अपनी अतिरिक्त नकदी जमा करते हैं। आरबीआई इस धन का एक हिस्सा निश्चित दर पर और कुछ परिवर्तनीय दर पर उधार लेता है। आगे चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण जो सुर्खियां रही हैं इसमें पहला अटल नवाचार मिशन के बारे में। तो देखिए, मंत्रिमंडल ने अटल नवाचार मिशन को मार्च 2023 तक जारी रखने की स्वीकृति प्रदान की है। अटल नवाचार मिशन ये नीति आयोग का ही एक इनिशिएटिव है के तहत देश भर में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बनाए एवं बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख पहल है। अटल नवाचार मिशन के तहत कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए, जैसे कि अटल न्यू इंडिया चैलेंज के माध्यम से 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स, 101 अटल इनक्यूबेशन सेंटर, 50 अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर और 200 स्टार्टअप स्थापित करना है। इसका उद्देश्य क्या है? अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रम और नीतियां विकसित करना तथा विभिन्न हितधारकों के लिए सहयोग के अवसर प्रदान करना। नवाचार और उद्यमिता तंत्र की देखरेख के लिए छत्र संरचना अर्थात अम्ब्रेला स्ट्रक्चर सृजित करना इत्यादि। आगे बात करते हैं संघाई सहयोग संगठन एससीओ के बारे में। तो देखिए, एससीओ की वर्चुअल बैठक में भारत ने एससीओ के देशों से समान चुनौतियों के लिए किफ़ायती वैज्ञानिक समाधान खोजने हेतु मिलकर कार्य करने का आह्वान किया है। एससीओ मुख्यालय कहाँ पे है? बीजिंग में है। इसे वर्ष 2001 में संघाई में स्थापित किया गया था। कहाँ पे? संघाई में स्थापित किया गया था। यह एक स्थायी अंतर सरकारी राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है। ध्यान रखिएगा, यह राजनीतिक और आर्थिक के साथ साथ सैन्य संगठन भी है। इसकी शुरुआत वर्ष 1996 में संघाई 5 जिसमें चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस एवं तजाकिस्तान समूह से हुई थी। यहाँ ध्यान रखिएगा, इसमें मध्य एशिया के जो 5 देश हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, इनमें से 4 है, परंतु तुर्कमेनिस्तान जो है एससीओ का सदस्य नहीं है। ध्यान रखिएगा, तुर्कमेनिस्तान इसमें शामिल नहीं है। उज्बेकिस्तान जो है ये 2001 में शामिल होता है, भारत 2017 में, पाकिस्तान 2017 में। तो भारत और पाकिस्तान एक साथ शामिल होते हैं। इस प्रकार से 8 देश हैं इसके एससीओ के अन्य सदस्य राष्ट्र हैं। ईरान को भी इसमें शामिल करने की प्रक्रिया चल रही है। एससीओ की संरचना 2 स्थायी निकायों पर आधारित है। पहला, क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना रैट्स की कार्यकारी समिति। दूसरा, एससीओ की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था राष्ट्र प्रमुखों की परिषद है। आगे बात करते हैं खाद्य और कृषि संगठन एफएओ का खाद्य मूल्य सूचकांक एफएफपीआई। तो एफएफपीआई अर्थात खाद्य मूल्य सूचकांक खाद्य वस्तुओं की बास्केट की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में मासिक परिवर्तन, ध्यान रखिएगा, मासिक परिवर्तन की माप को प्रदर्शित करता है। इसका आधार वर्ष 2014 से 16 है। इसमें 5 कमोडिटी समूह, जिसमें पहला है अनाज, दूसरा चीनी, तीसरा मांस, चौथा वनस्पति तेल और 5वां डेयरी के मूल्य सूचकांकों का औसत शामिल है। इस औसत में प्रत्येक समूह के औसत निर्यात हिस्सों का भारांश दिया गया है। एफएओ अर्थात खाद्य और कृषि संगठन जो है ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह विश्व से भुखमरी को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है। आगे बात करते हैं एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स एवीजीसी सेक्टर के लिए टास्क फोर्स। तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एवीसीजी संवर्धन टास्क फोर्स का गठन किया है। इसके कई सारे कार्य हैं, जैसे कि यह एक राष्ट्रीय एवीसीजी नीति तैयार करेगी तथा एवीसीजी से संबंधित क्षेत्रों में स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे की सिफारिश करेगी, कौशल निर्माण पहलों की सुविधा प्रदान करेगी इत्यादि। भारत एवीसीजी अर्थात एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स क्षेत्र में लगभग 25 से 30% की वार्षिक वृद्धि हासिल कर सकता है। साथ ही इस क्षेत्र में वार्षिक नई नौकरियां सृजित करने में भी सक्षम है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2025 तक वैश्विक बाजार की 5% हिस्सेदारी लगभग $40 बिलियन हासिल करने की भी क्षमता रखता है। आगे बात करते हैं क्षेत्र के कुशल कारीगरों के लिए स्थान के रूप में हवाई अड्डा या अवसर योजना, इंग्लिश में कहें तो एयरपोर्ट एज ए वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिसंस ऑफ द रीजन अवसर स्कीम। तो ध्यान रखिएगा ये किसने प्रारंभ किया है? तो हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एएआई ने अवसर योजना शुरू की है। एएआई ने अपने हवाई अड्डों पर स्वयं सहायता समूहों को अपने क्षेत्र के स्वनिर्मित उत्पादों की बिक्री और प्रदर्शन के लिए स्थान आवंटित करने की पहल की है। इस योजना के तहत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण संचालित प्रत्येक हवाई अड्डे पर 100 से लेकर के 200 वर्ग फीट का क्षेत्र निर्धारित किया गया है। स्वयं सहायता समूहों को एक एक करके 15 दिनों की अवधि के लिए यह स्थान आवंटित किया जाएगा। चमोली आपदा के बारे में बात करें तो चमोली आपदा जो है उत्तराखंड की, ये 2021 में आई थी। तो वैज्ञानिक चमोली जिले उत्तराखंड में जो है वर्ष 2021 की आपदा के पीछे के कारण को समझने में सफल हुए हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि आपदा आने से पहले यह क्षेत्र भूकंपीय रूप से सक्रिय था। उन्हें स्वसंयोजन या स्वसंगठन के माध्यम से एक नई संरचना के गठन से पहले
रॉक आइस अलगाव के संकेत भी मिले हैं। पहले यह माना जा रहा था कि इस घटना हेतु उत्तरदायी कारण हिमनद झील के टूटने से उत्पन्न बाढ़ अर्थात ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड GLOF है। अब ये आपका GLOF क्या है, हिमनद झील के टूटने से उत्पन्न बाढ़ क्या है, तो हिमनद के पिघलने से बनी झील से अचानक जल के प्रवाह को संदर्भित करता है या किसी हिमनद के किनारे, सामने, भीतर, नीचे या सतह पर शुरू हो सकता है। आगे बात करते हैं EOS-02 उपग्रह। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने जानकारी दी है कि EOS-02 को वर्ष 2022 की दूसरी तिमाही में लॉन्च किया जाएगा। EOS-02 के बारे में बात करते हैं, यह एक भू प्रक्षेपण उपग्रह है। इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित किया गया है। इसका लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV के प्रथम विमोचन के लिए परीक्षण पेलोड के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसका कृषि, वानिकी, भूविज्ञान, जल विज्ञान, लघुरूपी, विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि में प्रयोग किया जाता है। अन्य EOS उपग्रहों में कृषि, वानिकी एवं आपदा प्रबंधन के लिए EOS-01, भूस्थितिक कक्षा में प्रथम दक्ष भू प्रक्षेपण उपग्रह के रूप में EOS-03 आदि शामिल हैं। आगे बात करते हैं भुवन आधार पोर्टल के बारे में। इस पोर्टल को विकसित करने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI और इसरो ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो ध्यान रखिएगा इस पोर्टल के बारे में, भुवन आधार पोर्टल किसने समझौता किया है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और इसरो ने। भुवन आधार पोर्टल प्राकृतिक रंग वाली उपग्रह आधारित छवियों की उच्च रिजोल्यूशन पृष्ठभूमि के साथ आधार केंद्रों के लिए संपूर्ण भौगोलिक सूचना भंडारण, पुनर्प्राप्ति, विश्लेषण और रिपोर्टिंग की सुविधा प्रदान करेगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण आधार कार्ड जारी करने के लिए प्राधिकृत है। यह आधार वित्तीय और अन्य सहायकों प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिधान अधिनियम 2016 के प्रावधानों के तहत स्थापित एक सांविधिक प्राधिकरण है। बनारसी पश्मीना की बात करें तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने वाराणसी में बनारसी पश्मीना लॉन्च किया है। यह पहली बार है जब पश्मीना उत्पादों का उत्पादन लेह, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के क्षेत्र से बाहर किया जा रहा है। चांग थांगी या पश्मीना बकरियों को अत्यधिक महीन कश्मीरी ऊन के लिए पाला जाता है। इसे एक बार बुने जाने के बाद पश्मीना के नाम से जाना जाता है। चांग थांगी या पश्मीना बकरी लद्दाख के बहुत अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थानिक विशेष बकरी प्रजाति हैं। इसका चांगपा नामक घुमंतू समुदायों द्वारा पालन किया जाता है, मतलब पाला जाता है। कश्मीर पश्मीना को भौगोलिक सांकेतिक GI टैग प्राप्त हुआ है पहले ही। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।